नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आए हुए हैं। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे और हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपना एनसीईआरटी का अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह सभी का क्लास 6 से क्लास 12 तक का, जिससे आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में वहाँ पर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये आपका हिस्ट्री का है, देख लीजिए क्लास 6 का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर 1 है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में हमारा है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। हिस्ट्री का ये नोट्स है और ये बहुत अच्छी मेहनत से मैंने बनाया है, खुद से हैंड रिटन नोट्स है। तो ये सब चीज़ें बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए जानते हैं। अतीत के बारे में हम लोगों की जीवनचर्या को जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, शासकों, पशुपालकों, कृषकों, व्यापारियों, पुरोहित, शिल्पकार, वैज्ञानिक, संगीतकार और कलाकारों के जीवन के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यह सभी चीज़ें जो है ना, यह भी आपका अतीत के बारे में ही आता है। यह एक हिस्ट्री का ही चीज़ है। अब हम देखते हैं हिस्ट्री में कि लोग कहाँ रहते थे पहले के समय में। लोग सोचते हैं कि आज से 100 साल पहले क्या था, शायद कुछ भी नहीं। आज इंटरनेट है, आज से 100 साल पहले इंटरनेट भी नहीं था। तो उससे पहले और क्या था, इन सब चीज़ के बारे में लोग सोचते हैं। तो बस यही सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इतिहास को लेकर। तो कई लाख वर्ष पूर्व ज़्यादातर लोग नदियों, तालाबों इत्यादि के पास रहते थे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को शिकार करने के लिए जानवर और प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि फल, सब्जी, जड़, पानी इत्यादि प्राप्त हो जाती थी। अगर हम मान लें कि अभी के समय में आप ऐसे जगह पर रहना पसंद करोगे जहाँ पर आपको कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं, ना आप अपने बाल बच्चों को पढ़ा पाओगे, ना खुद कुछ कर पाओगे, तो क्या आप ऐसे जगह पर रहना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आपको ऐसा जगह बोला जाए कि आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहो जहाँ पर आपको हर तरह का सुख सुविधा अपने बच्चों को दिया जाएगा, तो आप उस जगह को आप एक्सेप्ट करोगे। तो ठीक उसी तरह से पहले के समय में लोग ऐसे जगह पर रहते थे जहाँ पे अपना नदी हो, पहाड़ हो, पहाड़ी क्षेत्र हो। यह सभी जगह पर लोग रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पे पानी का सुविधा की वजह से लोग अपना फल और सब्जियाँ उगा पाते थे। अब आगे देखते हैं। इन लोगों में कुछ कुशल संग्राहक भी थे जो आसपास के विशाल समंदर से परिचित होते थे और अपने समुदाय के लोगों के लिए भोजन का संग्रह किया करते थे। यानी कि भोजन के लिए अपना संग्रह किया करते थे यहाँ के लोग। हम आगे देखते हैं। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्यों ने गेहूं व जौ जैसी फसलों को सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में उपजान आरंभ किया था। अब हम बात करते हैं कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ आखिर हैं किधर। तो यह आपका पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। अगर अभी के समय में पूछा जाए कि सुलेमान और किरथर की पहाड़ी कहाँ है, तो यह पाकिस्तान की तरफ पड़ता है। उन पहाड़ियों पर कुछ क्षेत्रों में उपजान आरंभ किया था। हम आगे देखते हैं। लगभग 8000 वर्ष पूर्व, सोचिए आज से 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम मनुष्यों ने गेहूं व जौ जैसी फसलों को सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में उपजान आरंभ किया था। और उन्होंने गाय, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता जैसे जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया था। और यह लोग गांव में रहते थे। हम आगे देखते हैं। सुलेमान और किरथर कहाँ है वे? तो अभी के समय पाकिस्तान में। ये देखिए मैंने एक एक नोट किया हुआ है,
तो यह नोट बहुत ही मेहनत से बना है। चलिए आगे देखते हैं। गेहूं और जौ उपजाने के लिए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त होते हैं? तो यह प्राचीनतम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। यह जो गेहूं और जौ उपजाने का प्राचीनतम साक्ष्य है वह मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। अब आगे देख लेते हैं। नवीनतम साक्ष्यों के अनुसार चावल उपजाने की प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए हैं और यह साक्ष्य लगभग 9000 से लेकर 8000 वर्ष पूर्व के हैं। आप सोच सकते हो यह कितने पुराने साक्ष्य हैं। नवीनतम साक्ष्य के अनुसार चावल उपजाने के लिए प्राचीनतम साक्ष्य संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए जाते हैं। आपसे इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि चावल उपजाने के लिए जो प्राचीनतम साक्ष्य है वह कहाँ पर पाए गए थे? तो वह संत कबीर नगर के लहुरा देव में पाए गए थे और यह साक्ष्य लगभग 9000 से लेकर 8000 वर्ष पूर्व के हैं। हम आगे देखते हैं। गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। यानी कि गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि का विकास हुआ था। यहाँ पर कृषि का जो विकास हुआ था, हम आगे देख लेते हैं कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था और इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था और इन्हीं नगरों में विकसित सभ्यता सिंधु सभ्यता के नाम से जानी गई। अब आगे देख लेते हैं। करीब लगभग 2500 वर्ष पूर्व, आप देख सो यहाँ पर जो मैंने नोट्स करा हुआ है, जो नोट्स बनाया हुआ है, उस नोट्स में मैंने हाईलाइट से मार्क भी करा हुआ है। तो सोचिए कितनी मेहनत से बनी है ये नोट्स। लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। यानी कि सिंधु नदी के किनारे सभ्यता सबसे पहले विकसित हुई। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी कि अभी वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है और पहले मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था। वह मगध जो है बहुत ही विशाल साम्राज्य का स्थापना किया था और मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक का नाम बिंबसार था और यह कब हुआ था? तो लगभग 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व में हुआ था। अब आगे देखते हैं अपने देश के नाम के बारे में। चलिए देख लेते हैं। आज हम अपने देश को इंडिया या भारत के नाम से बुलाते हैं। इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर और पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदौस अथवा इंदौस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आज हम अपने देश को इंडिया या भारत के नाम से बुलाते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति इंडस शब्द से हुई, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदौस तथा इंदौस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब आगे देख लेते हैं। भारत नाम का प्रयोग, जो कि भरत नाम का प्रयोग, यहाँ भरत लिखा हुआ है कि भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की
आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। लगभग 3500 वर्ष पुरानी यह आपको ऋग्वेद में मिलता है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब हम आगे देखते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जानें। आप सोचते होंगे कि हम अतीत के बारे में कैसे जानें, तो अतीत की जानकारी हम कई स्रोतों के से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत की जानकारी जो है हम कई स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए प्रमुख स्रोत जो हैं पांडुलिपि व अभिलेख हैं। अगर हम पांडुलिपि के बारे में बात करते हैं तो अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। जो अतीत में क्या होता था कि जो हाथ से लिखी गई पुस्तकें थी ना, उन्हें हम पांडुलिपि कहते थे। और अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए क्या शब्द होता है उपयोग में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा है। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द जो है अंग्रेजी में पांडुलिपि को कहा जाता है। ये पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी और यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है और साथ ही यह पांडुलिपियाँ विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई, जिनमें संस्कृत भाषा, प्राकृत और तमिल भी शामिल है। अगर हम बात करें प्राकृत भाषा कौन सी होती है, तो प्राकृत हम लोकल लैंग्वेज को कहते हैं, जो कि लोकल वहाँ के आसपास के लोगों का लैंग्वेज है, वह प्राकृत भाषा होती है। हम आगे देखते हैं, अभिलेख के बारे में बात करते हैं। देखिए, अभिलेख, अतीत के बारे में हम अभिलेखों से भी काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब किस तरह की जानकारी, तो लगभग 2250 वर्ष पूर्व अभिलेख जो है अफ़गानिस्तान के कांधार से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ था। अफ़गानिस्तान के कांधार जो एरिया है वहाँ से पुरातत्वविदों को प्राप्त हुआ था। अब आगे देखते हैं, ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, वे अभिलेख कहलाते हैं। अशोक का कंधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया था। अब ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, वे अभिलेख कहलाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई रोड बनता है तो रोड के बगल में जो माइलस्टोन लिखा हुआ आता है ना, ठीक उसी तरह से आपका लिखा आता है कि भाई यह रोड किसके द्वारा बनवाया गया है, तो आपका उस वहाँ पर जो लिखा जाता है पत्थरों पर अपना खुदवाया जाता है कि इन मुखिया जी के द्वारा यह रोड इतना बनवाया गया। यह सब चीज़ों को हम, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता था वो पत्थर वाला, उसे हम अभिलेख कहलाते हैं। हम आगे देखते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हुई हैं। अब वो कौन सी वस्तुएं हैं जो प्रयोग में लाई जाती थीं? ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है और पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्रति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त जो भी अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हुई हैं और प्रयोग में लाई जाती थीं, ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है और पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार और बर्तनों तथा आभूषण तथा सिक्कों के प्रति के लिए छानबीन और खुदाई भी करते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, तिथियों का मतलब के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए, तिथियों का मतलब क्या जानकारी हुआ यहाँ पर। तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि के वर्ष की गणना की जाती है। ईसा मसीह के जन्म की तिथि से
वर्ष की गणना की जाती है। यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था ना, जो उनका जन्म हुआ था एक एक और एक को साल को उनका वर्ष हुआ था, यानी कि आज उनको करीब 2025 साल हो गए ईसा मसीह के जन्म को। तो उनके वर्ष की वर्ष की गणना है कुछ इस तरह से की जाती है। अब आगे देखते हैं। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट बीसी कहते हैं, ये आप सबको पता होगा। और हिंदी में वर्तमान में तिथि प्रयोग में ई का चलन है, जिसे अंग्रेजी में एडी एनो डोमिनी कहा जाता है। यह सब सिंपल बातें हैं जो आपने पढ़ी होगी क्लास 6, 7, 8 हर क्लास में पढ़ी होंगी। लेकिन यह सब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो यह सब बिल्कुल बेसिक से पढ़नी होती है। चलिए अब आगे दिखा दूं मैं यहाँ पर आपको। कभी कभी BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। BCE का अर्थ बिफोर कॉमन एरा होता है, तथा कभी कभी AD की जगह AE का प्रयोग कॉमन एरा होता है। और कभी कभी अंग्रेजी अक्षरों में BP का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ बिफोर प्रेजेंट होता है। तो यह मैंने सिंपल भाषा में आपको NCERT का क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 करवा दिया। और वो सिंपल नोट्स के माध्यम से जो उसमें टॉपिक लिखे हुए हैं, जिस टॉपिक पे हमें डिस्कशन करना चाहिए था, उस टॉपिक पे मैंने आपको बहुत अच्छा तरह से डीपली तरीके से डिस्कस कर दिया है सिंपली वे में। तो आप इससे नोट्स को ऑनलाइन मुझसे खरीद भी सकते हो, ज़्यादा नहीं, इसका सिर्फ प्राइस रहेगा, पूरा आपको हिस्ट्री का सीरीज़ मिलेगा, क्लास 6 का, क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 9 और क्लास 10 का, करीब 1000 रुपये में। यह बहुत ही सिंपल प्राइस है। आपको सिर्फ हिस्ट्री का नोट्स के लिए 1000 रुपये में आप मुझसे यह खरीद सकते हो। हैंड रिटेन नोट्स आपको मिलेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू।